दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट 1 हम बताए थे कि हम कैसे निकालेंगे पावर, और जो बेसिक हमारा करंट है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, और जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं वो हम बताए थे। उससे रिलेटेड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में फर्स्ट है, 3 कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और एक सर्किट दोनों को मिलके बनती है, जिसमें से कुछ रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होते हैं, कुछ हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो कोई भी रेजिस्टेंस किसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो सीरीज में है, पैरेलल में है, इसको जानने का सिंपल सा मेथड है, हम करंट के फ्लो से जानते हैं कि करंट हमारा फ्लो जिस तरह से रेजिस्टेंस में कर रहा है वो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब अगर करंट जो फ्लो हो रहा है सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सारे रेजिस्टेंस होंगे हमारे सीरीज में। हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए हमें करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, करंट की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर करंट की वैल्यू सेम है सारे रेजिस्टेंसों में, दैट मींस वो हमारे रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में। ठीक है, तो फर्स्ट है, जैसे एक रेजिस्टेंस है हमारा, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, यहां से I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज होगी तभी करंट फ्लो होगा। यहां से I करंट फ्लो हुआ, तो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है कि पैरेलल में है, उसको जानने के लिए हमें करंट का डायरेक्शन प्लस करंट की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। करंट की वैल्यू क्या है? ठीक है, जैसे यहाँ I वैल्यू का करंट निकला है। ठीक है, अब ये I वैल्यू का करंट इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में, तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट की वैल्यू है, I वैल्यू है। I वैल्यू का करंट तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब सेम वैल्यू का करंट इन तीनों रेजिस्टेंसों में फ्लो हो रहा है। तो हम इसको सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे किस में होंगे? सीरीज में। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस हमारे किस में होंगे? सीरीज में। दैट मींस I जो यहां फ्लो हो रहा है, सेम I यहां फ्लो हो रहा है, सेम I यहां फ्लो हो रहा है, और किसी भी सोर्स से जितना करंट निकला है घूम के उतना ही करंट वापस आएगा। ठीक है, अगर I वैल्यू का करंट निकला है तो I वैल्यू का ही वापस इस वोल्टेज सोर्स में इन करेगा। ठीक है, इस तरह से हम पहचान लेंगे कि रेजिस्टेंस हमारे किस में है? सीरीज में। तो इसमें जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होते हैं, एक क्लास में हम बताए हैं, आप एक बार लिंक में जाके देख लेना। ठीक है, उसमें हम बताए हैं कि रेजिस्टेंस अगर हमारे सीरीज में है तो क्या इम्पैक्ट आता है। बस इसमें हम बस ये बता रहे हैं कि
रेजिस्टेंस कैसे पहचानेंगे कि वो सीरीज में है, कैसे पहचानेंगे कि वो पैरेलल में है, फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम ये देख लिए कि आई वैल्यू का करंट इन तीनों रेजिस्टेंसों में फ्लो हो रहा है, दैट मींस सेम वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब इसका जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा, आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा, हम क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, R1 R2 R3, ठीक है। ये हमारा आर इक्विवेलेंट निकलेगा अगर रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस हमारे, यहां आगे देख लेते हैं, अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, फार्मूला तो हमको पता है, कैसे पैरेलल में आ जाता है वो भी हम बताए हैं, इससे पिछले वाली क्लास में एक बार देख लेना। हम कैसे पहचानेंगे कि रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है उसको पहचानने के लिए सिंपल सा तरीका है, हमको करंट का डायरेक्शन प्लस करंट की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर वो हमको पता है तो हम इजीली देख पाएंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, और हम उस सर्किट को इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसका हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, तुलनात्मक प्रतिरोध जो निकालना होता है, वो हम इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अब कौन सा रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में है उसके लिए क्या होता है कि जब किसी जंक्शन पे आके करंट का बंटवारा हो रहा है, करंट कहीं से निकला और उसको कोई जंक्शन मिला, जंक्शन किस पॉइंट को बोलेंगे, जहां दो या दो से अधिक ब्रांच कनेक्ट हो, जिस पॉइंट पे जंक्शन, समझ लो जंक्शन वो पॉइंट है जहां पे दो या दो से अधिक ब्रांच कनेक्ट है, दैट मींस वो जंक्शन है, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक ब्रांच किसी जंक्शन पे कनेक्टेड है तो हम ये समझ जाएंगे, किसी पॉइंट पे कनेक्टेड है तो ये हम समझ जाएंगे वो जंक्शन है। अब किसी जंक्शन पे करंट हमारा पहुंचा, उस जंक्शन से जितने भी ब्रांच निकल रहे हैं वहां पे करंट बटेगा, वो सारे ब्रांच के रेजिस्टेंस आपस में क्या होंगे, पैरेलल में। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां से करंट निकला, आई करंट निकला, ठीक है, आई करंट निकला और पहुंचा यहां, यहां आने के बाद इस पॉइंट पे एक ब्रांच ये निकली है, इसमें R1 वैल्यू का रेजिस्टेंस है, एक ब्रांच ये कनेक्टेड है जिसमें R2 वैल्यू का रेजिस्टेंस है, एक ब्रांच ये कनेक्टेड है जिसमें R3 वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमारा करंट आई निकला, इस जंक्शन पे पहुंचा, ये क्या है हमारा जंक्शन, ठीक है। इस जंक्शन पे पहुंचा, इस जंक्शन पे पहुंचने के बाद इसको तीन रास्ते दिखे, एक रास्ता ये दिखा, एक रास्ता ये दिखा, एक रास्ता ये दिखा, मतलब इस जंक्शन पे तीन ब्रांच कनेक्टेड है। जंक्शन हम कैसे जानेंगे, जहां दो या दो से अधिक ब्रांच कनेक्टेड हो, दैट मींस वो जंक्शन है, ठीक है। जिस पॉइंट पे दो या दो से अधिक ब्रांच कनेक्टेड है वो हमारे होंगे जंक्शन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट आई पहुंचा इस पॉइंट पे, इसको मान लो अगर ए पॉइंट पे इसको तीन ब्रांच दिख रहे हैं, ब्रांच एक ये दिखा, एक ब्रांच ये दिखा, एक ब्रांच ये दिखा, ठीक है। इसका मतलब आई करंट इस जंक्शन में पहुंचने के बाद तीन रास्ता दिखा, तो तीनों रास्ते में करंट फ्लो होगा। यहां गया, मान के चलो I1 करंट गया, इस वाले रास्ते पे I2 करंट गया, इस वाले रास्ते में I3 करंट गया, ठीक है।
इस जंक्शन में पहुंचने के बाद तीनों जगह अलग अलग करंट गया और फिर तीनों आके यहाँ ऐड हुए इस वाले पॉइंट पे, फिर यहाँ पे हमको आई मिल गया। मतलब किसी भी सोर्स से, हम इससे पहले भी बताए हैं, किसी भी सोर्स से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट वापस आएगा उस सोर्स में। ठीक है, जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, आई वैल्यू का करंट निकला, यहां पहुंचा, इसको तीन रास्ते दिखे, तीनों रास्तों में अलग अलग फ्लो हुआ, फिर यहां पहुंचा और वापस आके आई वैल्यू का करंट इंसर्ट कर गया वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, दैट मींस अब हम ये बोल सकते हैं कि करंट का यहां बंटवारा हुआ, इस जंक्शन पे, ए वाले जंक्शन पे करंट का बंटवारा हुआ तीन ब्रांच में। इसका मतलब इन तीनों ब्रांचों के जो रेजिस्टेंस होंगे वो आपस में क्या, किसमें होंगे, पैरेलल में। ठीक है, जब रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल में सॉल्व करने का जो फार्मूला है वो क्या है, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन 1/RN। मतलब जितने रेजिस्टेंस है उनको हम इस तरह से लिखने के बाद हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमें आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये तो रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर एक सीरीज पैरेलल के बाद एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सीरीज पैरेलल दोनों कनेक्टेड है अगर रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। मतलब कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड हो पैरेलल में भी और सीरीज में भी। जैसे R1, ये R2, ये R3, R4, R5, R6। ठीक है, यहां से I वैल्यू का करंट निकला। ठीक है, अब देख लो, अब ये एक सर्किट है, ये कंबाइंड सर्किट है, जिस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में भी हैं और कुछ रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस की पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, इसको पहचानने के लिए हम क्या बोले थे, हमको क्या पता होना चाहिए, वो करंट पता होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए और करंट की वैल्यू पता होना चाहिए, कहां पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है वो हमको पता होना चाहिए। फिर हम कौन से रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, हम उनको सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, जैसे अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, इस पूरे सर्किट का, इस पूरे सर्किट का अगर हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम यहां देख रहे हैं कि करंट आई फ्लो हुआ, आई R1 में भी गया, आई R2 में गया और आके यहां पे आई को एक जंक्शन दिखा, आई को एक जंक्शन दिखा। ठीक है, इस जंक्शन में कुछ करंट यहां फ्लो होगा, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा। ठीक है, फिर ये दोनों करंट, मान के चलो आई करंट यहां तक पहुंचा इस जंक्शन पे, यहां गया I1 इस वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में I2 गया, इस वाले ब्रांच में I3 गया, फिर ये I2 I3 इधर से आया,
इधर ये I2 I3 ऐड होके आएगा ना, I2 प्लस I3 ऐड होके इधर से आया और I1 इधर आया, फिर ये तीनों जो I ही बटा था I1 I2 I3 में, तो ये I1 इधर से आया और I2 I3 इधर से आया, यहाँ पे ये दोनों फिर ऐड हुए, ऐड होने के बाद हमें I मिल गया फाइनल, कि जितना करंट निकला है किसी वोल्टेज सोर्स से उतना ही वापस आएगा। ठीक है, अब हमको जो ये जंक्शन मिला, ये जो यहाँ पे जंक्शन मिला, हम ये देख रहे हैं कि इस जंक्शन पे इसको एक ही पॉइंट माने, ठीक है, इस जंक्शन पे ये जो जंक्शन मिला, इस जंक्शन पे देख रहे हैं इसको तीन ब्रांच दिखे, एक ब्रांच ये दिखा, एक ब्रांच ये दिखा, एक ब्रांच ये दिखा। इसका मतलब ये सारे ब्रांच हमारे किस में होंगे, पैरेलल में। ठीक है, अब पैरेलल में सॉल्व करने के लिए, पैरेलल में सॉल्व करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो सर्किट है I2 I3 ये यहाँ पे अलग बढ़ रहा है, और उसके बाद इसके साथ एक I2 I3 जो फ्लो हो रहा है I2 I3 वो फिर R6 में जा रहा है। इसका मतलब I2 I3 इन दोनों को हम पैरेलल की तरह सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, क्योंकि इसको ये सब रेजिस्टेंस मिला के इसके साथ पैरेलल में आएगा। तो अभी हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है, दो रेजिस्टेंस अगर हमारे पैरेलल में है, जैसे R1 पैरेलल R2 अगर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला हम बताए थे, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कर देते हैं। ठीक है, ये इतना कर देते हैं, हमें हमारा R इक्विवेलेंट निकल जाता है। तो यहाँ जो R इक्विवेलेंट निकलेगा R1 R2 मतलब R4 और R5 को लेके यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ R इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो मानते हैं वो निकला RX, वो जो निकला इसको सॉल्व करने के बाद वो निकला RX, यहाँ पे आ गया सॉल्व करने के बाद RX। ठीक है, अब देख रहे हैं इस जंक्शन पे जो करंट अलग अलग डिवाइड हो रहा था I1 I2 में, यही करंट आ रहा है, मान के चलो ये अब चला गया, ये I1 I2 ही बचा। अब देख रहे हैं कि I2 करंट RX और R6 में दोनों में I2 वैल्यू की ही करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे होंगे सीरीज में, इसको हम सीरीज की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ का जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो सीरीज की तरह होगा। तो सीरीज जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सारे रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ का जो R इक्विवेलेंट निकलेगा इस वाले ब्रांच का, वो दोनों को हम ऐड कर देंगे, RX प्लस R6। RX यहाँ का जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो RX प्लस R6 होगा। RX प्लस R6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो सपोर्ट दैट यहाँ पे हमको मिला, इसको बोल सकते हैं RY। इसको हल करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमको जो रेजिस्टेंस मिला वो RY वैल्यू का मिला। तो इन दोनों रेजिस्टेंसों की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू होगी RY, जिसकी वैल्यू होगी क्या, RY। ठीक है, RY वैल्यू का रेजिस्टेंस हमको मिल गया। अब देख रहे हैं कि ये जो I2 करंट फ्लो हो रहा है ये RY में फ्लो हो रहा है, I1 करंट R3 में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है। अब ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, दो ब्रांच पैरेलल में होती हैं तो ये फार्मूला फिर यहाँ लगाएंगे और R3 into RY करेंगे डिवाइडेड बाय R3 प्लस RY करके यहाँ का R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। यहाँ का जैसे जो R इक्विवेलेंट है, यहाँ का जो R इक्विवेलेंट हम निकालेंगे वो होगा R3 into RY डिवाइडेड बाय R3 प्लस RY। मान के चलो इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है जो R इक्विवेलेंट की, उसको मानते हैं RZ।
इसकी वैल्यू जो आती है, इसको मान के चलते हैं, इसकी वैल्यू आती है आरजेड। तो इन दोनों की जगह हम सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आरजेड लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आरजेड लिख दिए, आरजेड लिख दिए। ठीक है, अब देख रहे हैं आई करंट जो फ्लो हो रहा है वो R1 R2 और RZ में फ्लो हो रहा है। तो फाइनल जो हमारा R इक्विवेलेंट निकलेगा, फाइनल जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो होगा R1 R2 R3, R इक्विवेलेंट निकलेगा क्योंकि करंट तीनों में सेम है। तो R1 प्लस R2 प्लस RZ है, RZ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व किए, इसमें सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड ये है R इक्विवेलेंट निकालने का, तुल्यकालिक प्रतिरोध निकालने का, कि हमें क्या है, जो वोल्टेज सोर्स है दैट मींस करंट का डायरेक्शन जहां से हमको पता चला, जिधर से करंट फ्लो हो रहा है, हमको वहां से करंट फ्लो कराते हुए जाना है लास्ट तक, सर्किट के लास्ट पॉइंट तक जाना है, और लास्ट पॉइंट से ही देखते हुए आना है, सॉल्व करते हुए आना है फर्स्ट पॉइंट तक। लास्ट देखो अभी हम कैसे सॉल्व किए थे, लास्ट में देखे कौन सा पैरेलल में है उसको सॉल्व किए, फिर सीरीज में आया उसको सॉल्व किए, फिर करते करते आरजेड वैल्यू पहुंचे ना, लास्ट करते करते आरजेड वैल्यू, इधर वाली सर्किट को सॉल्व किए, आरजेड वैल्यू निकला। अब फिर लास्ट में फिर इनको सॉल्व करके फिर हमें हमारा फाइनल आर इक्विवेलेंट निकला, इसकी वैल्यू थी R1 R2 प्लस RZ। हम इधर से देखने लगते कि ये दोनों सीरीज में है, फिर ये दोनों इसके साथ पैरेलल में है, तो गलत हो जाता। हमें क्या करना है, हमें करंट का फ्लो कराते हुए लास्ट तक जाना है, और सर्किट सॉल्व करने के लिए लास्ट से सर्किट सॉल्व करते हुए, छोटा छोटा करते हुए फर्स्ट पॉइंट तक आना है। कोई भी रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है, पैरेलल में है, हमको लास्ट पॉइंट तक जाना है करंट फ्लो कराते हुए। कहां पे जंक्शन दिख रहा है तो करंट बढ़ जाएगा, फिर कहां जंक्शन दिखा, जहां जंक्शन दिखा वहां पे हमें करंट बांटते हुए आगे बढ़ना है। बस ये देखते रहना है कि करंट जितना निकला है उतना ही करंट वापस आएगा, ये ध्यान में रखना है। बांटते हुए गए, फिर हमें पीछे से सॉल्व करते हुए आना है फर्स्ट पॉइंट तक, और हमें फाइनल आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो हम पहचानते हुए, अगर हम पहचान गए कि कौन सा रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में है, तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। क्योंकि सिंपल सा कभी कभी दे देता है, सर्किट बोल देता है इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, तुलनात्मक प्रतिरोध की वैल्यू निकालो। तो हमको बस सिंपल से ध्यान रखना है कि करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, कि हम करंट किधर से फ्लो करवा रहे हैं, इधर से करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट की वैल्यू पता होना चाहिए कि कहां पे करंट हमारा बढ़ रहा है। जैसे वैल्यू मतलब I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, I3 इधर जा रहा है, जिस जंक्शन पे बढ़ रहा है उस जंक्शन में कितने ब्रांचेस हैं, उस ब्रांच में भी अलग अलग रेजिस्टेंस तो नहीं है, या उस ब्रांच को भी और ब्रांचों में तो नहीं बांट दिया है। जितने जंक्शन मिलेंगे उसमें करंट फ्लो करवाएंगे, और लास्ट से सॉल्व करते हुए हमें फर्स्ट पॉइंट तक आना है, फिर हमें फाइनल आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर और बताते हैं कुछ। हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि पावर पढ़े थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़े थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला हमको मिला था, P = V × I, ठीक है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन से ही हमको क्या मिला था, पावर मिला था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हम लोग पावर पढ़े थे, पावर
क्या है, वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लीकेशन है। मतलब कि हमें किसी सर्किट में अगर पावर निकालना हो डीसी सर्किट में, तो हमें वोल्टेज का पता होना चाहिए, करंट का पता होना चाहिए, तो फिर हम पावर निकाल लेंगे। ठीक है, तब हम पावर निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर इसमें हम एक फॉर्मूला और बताए थे पावर निकालने का, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग पढ़े थे, V = I × R। अब V बराबर I × R पुट करेंगे अगर यहाँ पे, तो पावर का एक फार्मूला और निकल के आएगा, I स्क्वायर R। अगर यहां से V = IR रख दें तो I स्क्वायर हो जाएगा और R प्लस यहाँ पे I बराबर अगर निकालें, I = होगा V/R। अगर ये I की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो एक फार्मूला और निकल के आया था, V²/R। ठीक है, पावर निकालने के ये फार्मूले हैं। V × I वोल्टेज और करंट का, अगर हमें वोल्टेज पता है, करंट पता है, तब पावर निकाल सकते हैं। हमको करंट और रेजिस्टेंस पता है, तब पावर निकाल सकते हैं। हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है, तब पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ पावर का फॉर्मूला। अब वैद्युत ऊर्जा क्या है, जो पावर है। अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट जो होती है वो होती है वाट में। पावर की जो यूनिट होती है, पावर की जो यूनिट होती है, यूनिट मतलब मात्रक। मात्रक जो होता है पावर का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। ठीक है, पावर का मात्रक वाट होता है। ठीक है, अब पावर अगर वोल्टेज और करंट पता हो तब निकाल सकते हैं, करंट और रेजिस्टेंस पता हो तब निकाल सकते हैं, या वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता हो तब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमको वैद्युत ऊर्जा निकालनी है। तो जब हमको पावर पता है या पावर पता चल गया है, उस पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी ले रहा है हमारा वो इक्विपमेंट। ठीक है, जैसे अब एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, इसी के हिसाब से जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, जितने भी जिनका अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है, ठीक है, गवर्नमेंट्स के प्लस प्राइवेट के कई सारे हैं, तो वो इसी एनर्जी के हिसाब से फिर हमसे क्या लेते हैं, चार्जेस लेते हैं। हमसे फिर क्या लेते हैं, चार्जेस लेते हैं एनर्जी मीटर लगा के। जो घरों में एनर्जी मीटर लगता है वो इसी को ही मेजर करता है, एनर्जी को ही मेजर करता है कि कितना एनर्जी आप कंज्यूम किए। दैट मीन्स कि अगर हमें पावर पता हो, पावर की यूनिट किसमें है, वाट में, पावर पता हो और वो पावर कितना टाइम तक कंज्यूम हुआ, वो पावर, वो इक्विपमेंट कितना टाइम तक चला, वो टाइम पता चल जाए तो हमें एनर्जी पता चल जाएगी, यूनिट पता चल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो यूनिट है, एनर्जी जो है, यूनिट कितना, हम बोलते हैं ना कि कितना यूनिट एनर्जी मीटर लिया, मतलब कितना चला हमारा मीटर जो है कितना और आगे बढ़ा, कुछ रीडिंग रहती है। ठीक है, और एक महीने बाद, एक दिन बाद कुछ ना कुछ अगर हमारा इक्विपमेंट चल रहा है तो कुछ ना कुछ वो एनर्जी लेता है, तो हमारा जो एनर्जी मीटर है वो उसमें उसकी रीडिंग प्लस में और ऐड हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स वोल्टेज और करंट अगर हमको पता है
अगर हम इसको टाइम से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वैद्युत ऊर्जा मिल जाएगी, यूनिट मिल जाएगा कि कितना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स वोल्टेज और करंट, वोल्टेज करंट हमारे क्या है, वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा पावर। पावर की यूनिट किस में होती है, वाट में। ठीक है, पावर की यूनिट किस में होती है, वाट में। और अगर हमें किलोवाट निकालना है, अगर हमें किलोवाट निकालना है तो अगर हमें किलोवाट निकालना है तो हम ये जानते हैं 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है, 1000, 1000 क्या होता है, वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। अब हमको वाट में, किलोवाट में निकालना है, किलोवाट में अगर हमें निकालना है तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। और यहां से अगर हम 1 वाट बराबर निकालें, 1 वाट इक्वल टू क्या होगा, 1 वाट इक्वल टू होगा, ये किधर चला जाएगा, 1/1000 किलोवाट। ठीक है, दैट मीन्स अगर वाट से हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, किलोवाट। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, किलोवाट। तो इसकी एनर्जी मीटर की जो रीडिंग होती है वो यूनिट बनती है किलोवाट। ये जो वाट है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, फिर हमको क्या मिल जाएगा, किलोवाट मिल जाएगा ना। वाट था क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है वाट होती है, वाट को हम 1000 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। यहां देखें हमको क्या मिल गया, किलोवाट। और जो टाइम है, आवर, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर, kWh। हम लोग कभी भी पूछता है कि जो घरों में एनर्जी मीटर लगा रहता है वो किसमें मेजर करता है, किलोवाट आवर में, अलग अलग टाइप का भी दे सकता है, वैसे इतना सिंपल नहीं पूछता है। तो किलोवाट आवर में हम अगर मेजर कर लें, निकाल लें, तो हम निकाल लेंगे कि कितना हमारा एनर्जी कंज्यूम हुआ। इसमें क्वेश्चन ये देता है कभी कभी, जैसे क्वेश्चन सिंपल सा यहाँ पे देख लें, जैसे एक क्वेश्चन है, 60 वाट की ट्यूबलाइट है, 60 वाट की कैपेसिटी दे रखी है, 60 वाट की ट्यूबलाइट है, 60 वाट की ट्यूबलाइट है, वो 8 घंटे, 8 आवर ऑन रहती है। 60 वाट की ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट, वन नंबर ट्यूबलाइट 60 वाट की है, वो 8 घंटे ऑन रहती है। और 5 किलोवाट का एक मोटर है, ये ज्यादा देर तो चलेगा नहीं, मान के चलते हैं 5 किलोवाट का मोटर है, वो 2 घंटे चलता है एक दिन में, 2 आवर। ये सब 1 डे का डाटा है, एक दिन का डाटा है कि एक 60 वाट की ट्यूबलाइट है जो 8 घंटे चल रहा है दिन में, एक दिन में। 5 किलोवाट का मोटर है जो 2 घंटे चल रहा है। 60 वाट का एक हमारा फैन है, वो चल रहा है 6 घंटे, वो चल रहा है 6 घंटे
एक दिन में 6 घंटे चल रहा है, तब पूछ लेगा कि 30 दिन में 30 डेज बाद एनर्जी कंजप्शन पूछ लेगा, कंजप्शन कितना होगा। ठीक है, 30 दिन बाद एनर्जी कंजप्शन कितना होगा। ठीक है, अब देखो एक एक दिन का है, हम इसका एक दिन का निकाल लें, इसका एक दिन का निकाल लें, इसका एक दिन का निकाल लें, ये सारा ऐड होके हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी कंजप्शन पता चल जाएगा। अब देखो 60 वाट का हम देख रहे हैं कि यूनिट निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, किलोवाट पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, वाट पता हो या टाइम पता हो, तो वाट को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट में हम कन्वर्ट कर लेंगे, और टाइम पता हो वो भी घंटे में। ठीक है, अब देख रहे हैं कि एक ट्यूबलाइट है 60 वाट की, 60 वाट की, दैट मींस हमको पावर पता चल गया, और वो कितने घंटे के लिए जल रही है, 8 घंटे के लिए। इसका मतलब 60 इंटू 8, 60 वाट इंटू टाइम आ गया, हावर आ गया, और इसको किलोवाट में चेंज करना है तो इसको हम उसी समय कर देंगे 1000। एक दिन का ये पता चल गया, प्लस 5 किलोवाट की मोटर है। अब यहाँ किलोवाट डायरेक्ट दे रखा है तो इसमें हमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, ना डिवाइडेशन करना है, क्योंकि हमको किलोवाट हावर में ही निकालना है सब चीज। 5 किलोवाट ऑलरेडी दे रखा है, 2 घंटे के लिए एक दिन में चल रहा है, तो 5 इंटू 2 प्लस 60 वाट का फैन है, एक ही फैन है, ये 6 घंटे के लिए चल रहा है। 60 वाट लिखे, इसको किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 से उसी समय हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, इंटू 6 घंटे के लिए 6 कर दिए। ये हमको मिल गया एक दिन का यूनिट। एक दिन का हमें क्या मिल गया, यूनिट मिल गया, क्योंकि ये भी यूनिट, ये भी देखो, अगर इसको किलोवाट में ये निकल गया, ये किलोवाट में आ गया, ये हावर में है, ये किलोवाट में है, ये हावर में है, ये किलोवाट में निकल गया, ये हावर में निकल गया, किलोवाट हावर प्लस किलोवाट हावर प्लस किलोवाट हावर, जितना निकला उसको हम ऐड कर देंगे। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो 0 0 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ 100 है, 100/6 का मतलब ये है कि 0.06 निकलेगा 0.06 इंटू 8 प्लस 5 दूना 10 प्लस यहाँ भी निकलेगा 0.06 इंटू 6। ठीक है, 6 8 48, 6 8 48, 0.48 प्लस 10 प्लस 6 36, 0.36। इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ जो आएगा 10 8 8 6 8 6 14 के 4, 8 6 14 के 4, और 4 3 7 1 8, और प्लस 10.84, ये निकला एक दिन की यूनिट। मतलब अगर 60 वाट का फैन हमारा 6 घंटे चलता है एक दिन में, 5 किलोवाट की मोटर हमारी 2 घंटे चलती है एक दिन में, 60 वाट का ट्यूबलाइट 8 घंटे अगर दिन में जलता है, तो एक दिन की जो यूनिट खपत होगी वो होगी 10.84।
अब 30 दिन में पूछा था एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, तो इंटू 30 कर देंगे, इंटू 30 कर देंगे, ठीक है। तो 3 चौके 12 के 2, 3 अट्ठे 24, 1 25, ठीक है। तीन चौके 12 के 2 और 3 अट्ठे 24, 1 25 और 3 एक 3 यहाँ पे। तो जो टोटल यूनिट हमारी निकली वो कितनी निकली, 325, 325.20 जो हमारी यूनिट निकली वो यूनिट निकली 325.20, ठीक है, किलोवाट आवर, KWH। इसकी जो यूनिट आएगी वो KWH में होगी, ठीक है। तो कभी कभी सिंपल सा KWH निकालने के लिए ऐसे ही दे देगा, कभी कभी पूछ लेता है कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 3 रुपए है, 2 रुपए है, 1 रुपए है, तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना रुपए देने पड़ेंगे, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। उसके बाद एक यूनिट का पैसा अगर पता है, एक यूनिट का पैसा अगर हमारा है 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर का जो रेट है वो है 2 रुपीज। अगर 2 रुपीज दे रखा है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कॉस्ट आएगी, जो टोटल अमाउंट आएगा RS 2 इंटू 325.20, ये हमारा आ जाएगा पैसा। इस तरह से हम निकाल लेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ और बताते हैं।